हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धांत स्कॉलर्स एकेडमी। माई सेल्फ नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इग्नू के एमकॉम के सब्जेक्ट एमसीओ 1 को। इसका ये यूनिट नंबर 4 है और पार्ट नंबर 3 है। 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं और चैप्टर का नाम है संगठनात्मक व्यवहार का सिंहावलोकन। तो हमने 2 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। हम बुक से भी हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला है कि उनके पास बुक्स नहीं है, मटेरियल नहीं है, स्टडी मटेरियल, इसलिए हम बुक से भी पढ़ेंगे और जहाँ पे ज़रूरत होगी हम इसको डिटेल में भी समझ लेंगे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है हमारा, किसी संगठन को प्रभावी बनाने के लिए संगठनात्मक व्यवहार का अध्ययन किस प्रकार उपयोगी सिद्ध होता है। अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी करना हमारे लिए कैसे यूजफुल होगा, ये हमसे पूछा गया है। आंसर है, संगठनात्मक व्यवहार का संगठनात्मक परिप्रेक्ष्य संगठनों के व्यापक विषयों से संबंधित होते हैं। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, तो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य हैं, परिप्रेक्ष्य हैं, उसके व्यापक विषय से संबंधित होता है। कौन से विषय हैं अभी हम पढ़ेंगे। ये विषय किसी संगठन को व्यापक ढंग से प्रभावित करते हैं। तो जो ये भी हमारा सब्जेक्ट मैटर है पढ़ने का, स्टडी करने का, कि हमें अपने संगठन का व्यवहार कैसा रखना चाहिए, तो ये हमारे संगठन को बहुत बड़े तौर पर व्यापक ढंग से इफेक्टिव करते हैं। संगठनात्मक व्यवहार के संगठनात्मक परिप्रेक्ष्य का संबंध निम्नलिखित विषयों से होता है। पहला विषय है संगठनात्मक संस्कृति और वातावरण। ऑर्गेनाइजेशनल हमारा जो कल्चर है और एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। संगठन के सदस्यों की सामान्य अनुभूति की व्याख्या संगठनात्मक संस्कृति करती है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हैं उनको क्या अनुभूति होती है, क्या उनकी फीलिंग है, उसकी व्याख्या हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर से पता चल जाती है। ये साझा अर्थ के तंत्र को दर्शाती है। स्वस्थ संस्कृति सहायक संगठन वातावरण को जन्म देती है। तो अगर हमारी संस्कृति स्वस्थ होगी, बेटर होगी, तो ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट है वो भी बेटर ही होगा। दीर्घकालीन प्रभाविता के लिए संगठनात्मक वातावरण और संस्कृति में सुधार लाने के लिए संगठन को आवश्यक उपाय करने चाहिए। तो अगर हमें लॉन्ग टाइम तक इफेक्टिवनेस रखनी है तो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट में और उसके कल्चर में सुधार लाने के लिए जो ज़रूरी उपाय हों, जो ज़रूरी कदम हो, वो हमें लेने चाहिए। दूसरा है संगठनात्मक परिवर्तन, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। पहले के दशकों में स्थिरता की अवधि लंबी हुआ करती थी और संगठन में अल्पकालीन परिवर्तन होता था। तो अगर हम पहले की बात करें, आज से 20, 30, 40, 50 साल पहले, तो स्थिरता की अवधि लंबी होती थी क्योंकि नाम से पता चल रहा है स्थिर है कोई चीज़, यानी कि फिक्स है। तो इसकी जो इसका पीरियड होता था वो लॉन्ग होता था कि कोई भी चीज़ अगर हमने नियम बना लिए, हमारे कायदे कानून है, हमारी जो स्ट्रैटेजी है, ठीक है, जो रणनीति है, वो लंबे समय तक चलती थी और अगर कुछ परिवर्तन करने होते थे तो वो अल्पकालीन होते थे, शॉर्ट टर्म के लिए होते थे। लेकिन अब इसका अर्थ बदल गया है। आज के समय में हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ संगठन में लंबे समय तक परिवर्तन होते रहते हैं और स्थिरता की अवधि छोटी होती है, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में। तो हमें लंबे समय तक चेंजेस करते रहने चाहिए। अगर हम अपनी बातों पे रिजिड रहेंगे, स्थिर रहेंगे, तो हो सकता है कि हम कंपटीशन से बाहर हो जाएं। इसलिए अगर कंपटीशन में बने रहना है संगठनों को, तो लंबे समय तक चेंजेस करते रहने चाहिए। जब भी ज़रूरत पड़े चेंज हो जाने चाहिए। थोड़े हमारे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हमारी स्ट्रैटेजी है, वो चेंज हो जानी चाहिए और स्थिरता की अवधि छोटी होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ हमने रिजिडिटी से ले रहे हैं, स्थिरता से ले रहे हैं, तो वो अल्पकालीन होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट टाइम में स्थिरता होनी चाहिए और लॉन्ग टाइम में चेंजेस होने चाहिए। फिर है तीसरा, संगठनात्मक विकास मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। संगठनात्मक विकास मानवतावादी लोकतंत्रीय मूल्य पर बने होते हैं कि अगर हमें अपने संगठन का विकास करना है तो ये मानवतावादी होने चाहिए, ह्यूमैनिटी से भरपूर होने चाहिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पर बने होने चाहिए और संगठन की प्रभाविता और कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ाने वाले सुनियोजित परिवर्तन के हस्तक्षेपों से संचय की व्याख्या करते हैं ये। तो अगर संगठन की प्रभाविता देखनी है, इफेक्टिवनेस देखनी है, या हमें अपने एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें पहले से प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि हमें क्या-क्या चेंजेस करनी है और हमें उन चेंजेस को टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका वेलफेयर हो सके और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इफेक्टिवनेस बनी रहे। ऐसे हस्तक्षेपों का उपयोग व्यक्तिगत स्तर पर किया जा सकता है, समूह स्तर पर किया जा सकता है तथा संगठन के स्तर पर भी किया जा सकता है। तो जो भी हम ये इंटरफेरेंस करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे, जिससे कि प्रभाविता बनी रहे, तो अगर देखा जाए तो ये इंडिविजुअल लेवल पर भी किया जा सकता है, ग्रुप लेवल पर भी किया जा सकता है और पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर भी किया जा सकता है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में हम एक और क्वेश्चन पढ़ेंगे।
किसी संगठन को प्रभावी बनाने के लिए संगठनात्मक व्यवहार की विचारधारा में किस प्रकार परिपक्वता आई है कि अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है उसके जो हमारी विचारधारा है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसमें किस तरह से मैच्योरिटी आई है, ये हमें देखना है। तो पढ़ते हैं, संगठनात्मक व्यवहार के सिद्धांत में निम्नलिखित रूपों से परिवर्तन आया है। जो भी हमारे सिद्धांत है, रूल्स एंड रेगुलेशन से, प्रिंसिपल्स है, उसमें निम्नलिखित रूपों से परिवर्तन आया है। नंबर 1, संगठनों में मानव और व्यक्तिगत मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। पहले मानवता को, व्यक्तिगत मुद्दों को संगठन में ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन अब ये मानव या व्यक्तिगत मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। दूसरा है ध्यान का केंद्र, संगठन एवं व्यक्तिगत प्रदर्शन दोनों पर चला गया है। तो पहले सारा ध्यान किस पे रहता था? संगठन पर, लेकिन आजकल व्यक्तिगत प्रदर्शन पर भी हो गया है। अगर कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहा है, संगठन को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में मदद कर रहा है, तो उस पर भी ध्यान जाता है। तीसरा, व्यक्ति की क्षमता की पहचान पर अधिक बल दिया जाने लगा है कि अगर ऐसा नहीं है कि जो एक ही लेवल के एम्प्लॉइज़ हैं उनको सेम लेवल से ही प्रमोशन दी जाए, इंक्रीमेंट दी जाए। अगर किसी व्यक्ति में ज़्यादा क्षमता है तो उसे अधिक बल दिया जा सकता है, उसको ज़्यादा मोटिवेट किया जा सकता है और उसको अधिक इंसेंटिव संगठन में दिए जा सकते हैं। फोर्थ है, प्रबंधन तथा मानव कौशलों में स्थायी वृद्धि पर बल दिया जा रहा है कि जो भी हमारा मैनेजमेंट है या मानव कौशल है, ह्यूमन स्किल है, उसकी स्थायी वृद्धि पर, यानी कि अगर ये कौशल है ये लगातार बढ़ता चला जाना चाहिए, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। मानव संबंध और अनौपचारिक संगठन टीम कार्य द्वारा लक्ष्य प्राप्ति को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो जो भी हमारे ह्यूमन रिलेशन होते हैं संगठन में, और अनौपचारिक संगठन, क्योंकि एक तो संगठन में औपचारिकता चलती है और थोड़ा बहुत अनौपचारिक माहौल भी होता है, तो उसके द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये संगठनों को कर्मचारियों के प्रति अधिक निष्ठा से व्यवहार करने योग्य बनाता है। ठीक है, तो पहले क्या था, संगठन ज़्यादा रिजिड डिसीजंस लेता था, ज़्यादा कठोर निर्णय लेता था कर्मचारियों के लिए, लेकिन अब कर्मचारियों के प्रति निष्ठा का व्यवहार करने योग्य बनाता है, क्योंकि अगर कर्मचारी सेटिस्फाइड होंगे तो वो लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे और संगठन का विकास होगा। तो संगठन नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय कारकों को महत्व दिया जा रहा है। तो संगठन जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनको पहचाना जा रहा है और उनको महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि एनवायरमेंट भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, एनवायरमेंट से मतलब ये नहीं है कि भाई साफ सुथरा माहौल हो और हवा पानी की सुविधा वगैरह वगैरह, आपस में जो रिलेशंस हैं वर्कर्स के, मैनेजमेंट के, वो भी अच्छे होने चाहिए। तो व्यक्ति तथा संगठन के बीच मनोवैज्ञानिक अनुबंध को भी महत्व दी गई है। तो जो भी उसके एम्प्लॉइज़ हैं या जिन भी लोगों के साथ हम डीलिंग करते हैं उनके बीच में और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में साइकोलॉजिकल जो अनुबंध होते हैं, कुछ इनके बीच में जो रिलेशंस होते हैं, तो साइकोलॉजी भी उसको समझनी चाहिए और उसको भी महत्व दी जानी चाहिए। ठीक है, कभी-कभी क्या होता है कि संगठन में कोई मैनेजमेंट के लोग होते हैं, वो लो लेवल के या मीडियम लेवल के लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। ठीक है, उन्हें मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से टॉर्चर करते हैं, तो क्या होता है कि मनोवैज्ञानिक तौर पर असर पड़ता है इस चीज़ का और वो संगठन के लिए हानिकारक होता है। इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति और संगठन के बीच मनोवैज्ञानिक अनुबंधों को भी महत्व दी जानी चाहिए और ये दी जाती है आज के परिप्रेक्ष्य में। तो आज हमने 2 क्वेश्चन पढ़ लिए। इस चैप्टर का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और हमारा क्वेश्चन रहेगा संगठनात्मक व्यवहार के व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य, समूह परिप्रेक्ष्य, संगठनात्मक परिप्रेक्ष्य और समाकलनात्मक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए। तो अगली क्लास में हम संगठन के 4 तरह के परिप्रेक्ष्यों के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपने ये लेक्चर को एंजॉय किया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।